हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर अवर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिकली हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत में ग्राम समुदाय व्यवस्था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। भारत में ग्राम समुदाय व्यवस्था के अंतर्गत हम देखते हैं कि अंग्रेजी राज से पूर्व जो है कृषि जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय था और उस समय ग्राम समुदाय व्यवस्था स्थापित थी। कार्ल मार्क्स के अनुसार अंग्रेजी राज से पूर्व भारत एक पूर्ण रूप से स्वायत्त और स्वावलंबी ग्रामीण समुदाय का समूह मात्र था। ग्राम का कृषि उत्पादन मुख्य रूप से जीवन निर्वाह के लिए था, बाजार के लिए नहीं था। इस प्रकार ग्राम समुदाय का बाहरी दुनिया से लेन देन नहीं के बराबर था। ग्रामीण समुदाय अपनी ज़रूरत लगातार जो है वस्तुओं का उत्पादन करके स्वयं करते थे। गांव में जो है लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था। कार्ल मार्क्स की मान्यता थी कि जिसे हम भारत का इतिहास कहते हैं वह वास्तव में एक के बाद एक आने वाले आक्रमणकारियों का इतिहास रहा है, जिन्होंने अपरिवर्तनशील ग्राम समुदाय के ऊपर अपना साम्राज्य कायम किया। इस प्रकार की स्वावलंबी और आत्मनिर्भर की व्यवस्था को कार्ल मार्क्स ने उत्पादन की एशियाई पद्धति का नाम दिया। ग्राम समुदाय व्यवस्था के लक्षण थे कि इसमें कृषि और घरेलू उद्योग के बीच एक संतुलन और श्रम के विभाजन की बदलाव रहित जजमानी व्यवस्था कायम थी। जाति प्रणाली सामाजिक और व्यावसायिक संगठन का मुख्य आधार थी। गांव की ज़रूरतें जो है स्थानीय स्तर पर पूरी कर ली जाती थी। ये गांव अपना खाद्यान्न और कृषि के लिए आवश्यक औजारों का निर्माण भलीभांति कर सकते थे और घरेलू काम के लिए जरूरी बर्तन भी गांव में ही बना लेते थे। 1830 ईस्वी में चार्ल्स मैडकॉफ ने ग्राम समुदाय के बारे में लिखा कि ग्राम समुदाय एक प्रकार के छोटे गणतंत्र है, जिनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें ज़रूरत है, या वे विदेशी संबंधों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। जहाँ कुछ कायम नहीं रहता वहाँ ग्राम समुदाय कायम रहते हैं तथा वंश के बाद वंश नष्ट हो जाते हैं। क्रांति के बाद दूसरी क्रांति आती है। बारी बारी से हिंदू, पठान, मुगल, मराठा, सिख, अंग्रेज मालिक बनते हैं, लेकिन ग्राम समुदाय वैसा का वैसा बना रहता है। अंग्रेज मानवशास्त्री हेनरी मैन ने भारतीय ग्राम समुदाय की आत्मनिर्भर तस्वीर को अपनी विकासवादी स्कीम में इस्तेमाल किया तथा इसे सामूहिक भू संपत्ति की व्यवस्था बताया। ब्रिटिश प्रशासकों और भारतीय राष्ट्रवादियों ने जजमानी व्यवस्था को ग्राम समुदाय की मुख्य अधूरी माना है तथा इस इकाई को आत्मनिर्भर, अपरिवर्तनशील, गैर बाजारों और समानता पर टिकी व्यवस्था के रूप में पेश करते हैं। लेकिन यह तथ्य पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि गांव में और स्थानीय स्तर पर गांव के समूह के बीच भी बाजारों और मंडियों पर आधारित लेन देन के रिश्ते मौजूद थे। कृषि उत्पादन में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, जौ, चना, बाजरा, अलसी और दालें प्रमुख थी। गेहूँ जो है अधिकतर गंगा, यमुना, दोआब, पंजाब, मुल्तान, मालवा और कंधार में होता था। जौ जो है पूर्वी भारत को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में उगाया जाता था। चावल वर्षा के अधिकतर क्षेत्रों बंगाल, उड़ीसा, बिहार के अलावा कश्मीर, अवध और खानदेश में भी पैदा किया जाता था। दालें जो है अधिकतर बिहार, इलाहाबाद, अवध और मालवा आदि क्षेत्रों में उगाई जाती थी। रेशमदार फसलों में कपास, जूट, ऊन और सिल्क की पैदावार अधिक थी। मालवा जो है मालवा, खानदेश और बेराड़ कपास उत्पादन के मुख्य केंद्र थे। ऊन का उत्पादन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पश्चिम भागों में अधिकतर केंद्रित था। भारत की जो कृषि है वो मुख्य रूप से प्रकृति और मानसून पर निर्भर करती थी। सिंचाई के लिए तालाब, कुओं और नहरों का प्रयोग होता था और खेतों के लिए पशुओं के गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता था। कृषि जो है प्रकृति और मानसून पर निर्भर होने की वजह से भारत में अकालों का प्रकोप बार बार देखा जा सकता है, जिसमें 18वीं शताब्दी में गुजरात का अकाल, जो कि 1705 से 1708 ईस्वी तक रहा। 1709 से 1711 ईस्वी में मद्रास और बंगाल में अकाल। 1717 से 1718 ईस्वी में गुजरात, 1722 में पश्चिमी भारत तथा 1731 से 1734 में मद्रास का अकाल प्रमुख है। ब्रिटिश पूर्व राज्य व्यवस्था में भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए पट्टे और उपपट्टे पर देने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था काम कर रही थी।
कई क्षेत्रों में भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार सबसे वसूली करने का वादा करने वाले लोगों को दिया जाता था। यह प्रणाली नए विजित प्रदेशों में या कमजोर प्रतिशासक सत्ता द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। भू राजस्व इकट्ठा करने के अधिकार हस्तांतरण भू राजस्व हस्तांतरण नहीं थे, लेकिन केंद्रीय सत्ता की बढ़ती कमजोरी में यह अधिकार धीरे धीरे आनुवंशिक होते चले गए। इस प्रकार के अधिकार अवध और बंगाल के जमींदार को दिए गए थे। ब्रिटिश सत्ता से पूर्व किसानों को दो ग्रामी में बांटा जा सकता है, खुदकास्त और पाईकास्त। खुदकास्त में वह स्थानीय किसान थे जो स्वयं अपने परिवार की मदद से भूमि जोतते थे और उन्हें यह अधिकार आनुवंशिक प्राप्त थे। और जो पाईकास्त थे वे किसान थे। किसानों कृषकों का दूसरा वर्ग पाईकास्त था, जिसे महाराष्ट्र में उपारी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक प्रकार के उस गांव की ज़मीन जोतते थे जहां वो खुद नहीं रहते थे। हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय अर्थव्यवस्था के पतनों के कारणों की। तो अंग्रेजी राज के दौरान कृषि व्यवसाय और अर्थव्यवस्था से जुड़े सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण बदलाव के लक्षण नजर आते हैं। कृषि में इस्तेमाल भूमि, फसलों का ढांचा, जोतों का आकार, उत्पादकता आदि विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में परिवर्तन आए। कृषि और उस पर निर्भर छोटे किसान और मजदूरों के नज़रियों में अलग अलग बदलाव देखने को मिले। इसी प्रकार अंग्रेजी राज में भी भारतीय कृषि के विभिन्न पहलुओं को तबाह किया तथा जिसका प्रभाव हमें आम किसान के आर्थिक जीवन पर देखने को मिला। भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विघटन के नियमन कारण है नंबर 1, भूमि में निजी संपत्ति की शुरुआत। अंग्रेजी राज के आने से पहले भारत में निरपेक्ष और असीमित अधिकार नहीं थे, लेकिन फिर भी राज्य की भू राजस्व इकट्ठा करने की व्यवस्था से जुड़े वर्ग जैसे जमींदार और जागीरदारों को भू राजस्व इकट्ठा करने के कुछ अधिकार प्राप्त थे तथा किसानों और काश्तकारों को भी कुछ परंपरा के अनुसार ये अधिकार हासिल थे। अंग्रेजी राज में भू राजस्व निर्धारण की जो विधियाँ लागू की गई, उन सभी में जो मुख्य बात सामने आती है कि उन्होंने अपनी उदारवादी धारणा के अनुरूप भूमि में निजी संपत्ति में हस्तक्षेप और असीमित अधिकार मान लिया। अर्थात भूमि एक ऐसी वस्तु बन गई जिसकी खरीद और गिरवी रखना तथा उसकी सुरक्षा की गारंटी के बदले किसान उसे बेच सकता था या साहूकार से पैसा उधार ले सकता था। इस अधिकार के बदले अगर किसी किसान ने अपनी ज़मीन की गारंटी पर साहूकार से पैसे उधार लिए तो अदालत के आदेशों पर उस किसान की ज़मीन पर साहूकार का आसानी से कब्जा माना जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वह है भारतीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से जुड़ना। अंग्रेजी राज के दौरान भारतीय कृषि अनेक कारणों से अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से जुड़ती चली गई। अंग्रेजी राज से पूर्व भी भारत में कृषि उत्पादन की मांग बढ़ रही थी तथा कृषि उत्पादन के लिए मंडियों का उभरना शुरू हो चुका था। पूर्व औपनिवेशिक समय में ये मांग मुख्य रूप से भू राजस्व में बढ़ोतरी होने और विकसित हो रहे शहरी केंद्रों की वजह से बढ़ रही थी। नए यातायात के साधनों, सड़कों के निर्माण और रेलवे के आगमन ने किसान के खेत और अंतर्राष्ट्रीय मंडियों के बीच पुल का काम किया। इस पुल की कई और कड़ियाँ थी, जैसे कि आधुनिक बंदरगाह, शहरों का विकास, आयात निर्यात, व्यापार में लगी कंपनियां, आधुनिक विनियमन बैंक तथा किसानों और मंडियों के बीच खड़ी बिचौलियों की कतार। भारतीय कृषि के अंतर्राष्ट्रीय मंडियों से गहरे संबंध की वजह से भारतीय किसान के जीवन में सीधा प्रभाव पड़ा। अब अंतर्राष्ट्रीय मंडियों की तमाम उथल पुथल का प्रभाव भारतीय कृषि पर होने लगा। इसका एक उदाहरण 1860 के बाद अमेरिका में गृह युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंडियों में कपास के मूल्यों में वृद्धि हुई। बढ़ते मूल्यों के लालच में किसानों ने पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कपास की खेती की तथा अनेक बार साहूकारों से पैसा उधार लेकर कपास की खेती में वह पूंजी लगाई। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव। औपनिवेशिक भारत में कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा था। AR देसाई ने इस बढ़ती जनसंख्या के दबाव को देसी हस्तशिल्प और उद्योगों की तबाही का नतीजा माना है। इस अनौद्योगिकरण के कारण ही कृषि पर जनसंख्या का प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, जिसका नतीजा भूमि के विभाजन, खंडन, गैर आर्थिक जोतों, अल्प रोजगार जैसी कृषि की समस्या पैदा हुई। 20वीं शताब्दी में लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि और खाद्यान्नों की उपलब्धता पर काफ़ी बुरा असर पड़ा। नेक्स्ट है हमारे पास सामूहिक संपत्ति के संसाधन और कृषि व्यवस्था।
अंग्रेजी राज से पहले भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था मात्र चिरस्थायी और टिकाऊ कृषि पर आधारित नहीं थी। इसलिए स्थायी कृषि पर निर्भर किसानों के अलावा ग्रामीण जनता को जंगलों से प्राप्त खाद्य सामग्री पर निर्भर रहना पड़ा। किसान भी अपनी ज़रूरतों के लिए ज़मीनों और चारागाहों के ऊपर के रूप में सामूहिक संपदा, चारे और लकड़ी पर निर्भर रहते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1865 के जंगलात कानून और 1878 के कानून के तहत जंगलों को अपने संरक्षण में ले लिया। इमारती लकड़ी की बढ़ती व्यापारिक ज़रूरतों और वनों से कर आदि के द्वारा आय के स्रोत बढ़ाने के लिए सरकार ने एक कदम उठाए। नेक्स्ट है हमारे पास भू राजस्व प्रणाली में बदलाव। अंग्रेजी राज से पहले की भारतीय राज व्यवस्थाओं में भू राजस्व फसल का एक निर्धारित भाग होता था और उगाई गई फसल के अनुसार बदलता रहता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आकलन की विधि का लचीलापन खत्म कर दिया और भू राजस्व का अनुमान इस आधार पर किया कि ज़मीन का कुल उत्पाद कितना हो सकता था। ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की 3 प्रणालियाँ भारत में लागू की: स्थायी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली और महलवाड़ी प्रणाली। ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व की दरों को इतना बढ़ा दिया जिससे किसानों ने नकदी फसलों की ओर रुझान किया और रुझान बढ़ा दिया। इससे साहूकार और व्यापारियों ने भू संपत्ति के अधिकार अपने हाथों में ले लिए तथा विशेषकर छोटे किसान, पशुपालक, अस्थायी कृषि करने वाले आदिवासी बड़े हुए भू राजस्व मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रभावित हुए। नेक्स्ट है हमारे पास भू जोतों का आकार। खेतों पर जनसंख्या के लगातार बढ़ते दबाव के कारण भू जोत का औसत आकार घटता चला गया और कृषि विभाजन, विखंडन और गैर आर्थिक जोतों की समस्या को जन्म दिया। प्रारंभ में कृषि और जनसंख्या का अनुपात जोती हुई भूमि के पक्ष में था और किसान की भू जोत का आकार उसके पास उपलब्ध परिवार और पूंजी पर निर्भर करता था। जनसंख्या में हुई वृद्धि, हस्तशिल्पों के पतन और भू राजस्व प्रणाली में हुए परिवर्तनों के कारण किसानों के हालात बदलते चले गए, जिससे कि कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी, यानी कि ऐसे किसान परिवार जिसमें व्यक्ति की उत्पादकता शून्य हो या उससे भी कम हो तथा वह व्यक्ति कृषि पर ही निर्भर रहे और उसके लिए कृषि क्षेत्र से बाहर वैकल्पिक रोजगार के अवसर ना हो हुई। ब्रिटिश भारत में कृषि योग्य भूमि की मात्रा सीमित थी तथा यह भूमि उसके परिवार के वयस्क सदस्यों के बीच बंटवारा होने के कारण भू जोत का औसत आकार घटता चला गया। खेतों के इस प्रकार की छोटी छोटी जोतों में बंटवारा होने से जोतों का आकार इतना छोटा हो गया कि एक सामान्य किसान परिवार का सदस्य भी इस खेत से अपना गुजारा नहीं कर सकता था। इसलिए ऐसे काश्तकारों की संख्या बढ़ गई जिनका अपना कोई खेत नहीं था और दूसरों के खेतों पर काम करके अपना गुजारा करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कृषि उत्पादकता की जड़ता और ठहराव की स्थिति। कृषि उत्पादकता का स्तर कम होना भारतीय कृषि की अंग्रेजी राज के दौरान मुख्य समस्या बन गई। ग्रामीण कृषि व्यवस्था सहायक गतिविधियों जैसे पशुपालन, वन संपदा, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी थी। कृषि में श्रम की उत्पादकता बहुत कम थी तथा पूंजी का अभाव और सिंचाई में पूंजी निवेश की कमी के कारण उत्पादक भूमि में अभाव देखने को मिला। 20वीं शताब्दी में प्रति एकड़ उपज वृद्धि के बावजूद 1901 से 1947 के बीच प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता में प्रतिवर्ष 1% की कमी आई। उपज और खाद्यान्न की उपलब्धता में कमी के कारण कृषि उत्पादन हर जगह जो है जड़ता का शिकार होता गया और पिछड़ेपन को जन्म दिया। क्रिस्टोफर वेकर के अनुसार खून से लथपथ विकास पर कई परजीवी जैसे लगान, भोगी, साहूकार, महाजन, राज्य और बाजार मंडियों के बीच बिचौलियों ने उत्पादकता पर बुरा असर डाला। तो गाइस, ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।